हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्योंकि इसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे सेकंड एंड थर्ड लेक्चर से रिलेटेड उनको मैं लेके आई हूँ। बीच में से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए एंड जो टॉपिक है वो भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पहले ही बोला था कि जो भी स्टूडेंट अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा, जो ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स करेगा मुझे चैट बॉक्स में, क्योंकि हम प्रीमियर करते हैं तो उसमें आप लाइव चैट कर सकते हैं मेरे साथ। तो आपको आंसर देने में यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी, आप आंसर करेंगे। ए बी सी जैसे ऐसे ऑप्शन होंगे, कुछ हम यहाँ पे बोर्ड पे भी करेंगे। तो उनके आंसर्स आपको देने हैं। जिस स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा आंसर दिए उसका नाम मैं नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं जरूर लूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए, विच इज द नाइट्रोजिनस बेस। तो जल्दी से बताइए। ए ग्वानोसिन, बी साइटोसिन, सी एडिनोसिन एंड डी थायमिडिन। फटाफट बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। तो देखिए, आप सबको पता है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर होगा बी। जैसे कि आप इसमें भी देख रहे हैं, यहाँ पे तो निशान लगाया हुआ है ऑलरेडी, साइटोसिन। क्योंकि आप सबको पता है कि कितने होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस हमने पढ़े हैं एजी कट। कौन कौन से पढ़े हैं हमने? एजी कट। ठीक है, ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं प्यूरिन्स एंड pyrimidine, CUT। ए से एडेनिन, गुआनिन, जी से क्वानिन, सी से साइटोसिन। एंड यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं, तभी मैंने क्वेश्चन दिया है। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। समझ में आया? अब साइटोसिन क्या होगा, इसका आंसर होगा। ओके, कभी कभी आप न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज न्यूक्लियोसाइड। तो इसमें आप बताएंगे, ऑप्शन है साइटिडीन, ग्वानोसिन, थायमीन, डी है ए एंड बी बोथ। तो जल्दी से बताइए विच इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं आप सबको पता होना चाहिए। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर में देख सकते हैं ए जो है साइटिडीन। ठीक है, साइटिडीन मतलब साइटोसिन प्लस क्या होगा? शुगर, मतलब शुगर प्लस साइटोसिन क्या मिलके बनाएंगे? साइटिडीन। क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यही हो जाएगा, ग्वानोसिन एंड थायमीन। हाँ, आगे भी है ए एंड बी बोथ। तो ग्वानोसिन क्या है? ये भी न्यूक्लियोसाइड है। ग्वानिन, शुगर प्लस ग्वानिन क्या बनता है? ग्वानोसिन। ठीक है, तो आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं जैसे कि जो प्यूरिन्स होते हैं वो एडेनिन एंड ग्वानिन है। ठीक है, आप सबको पता है एडेनिन एंड ग्वानिन, तो सिंपल तरीके से उनका नाम आ गया, वो आपको याद भी रह जाएगा। लेकिन आप कंफ्यूज होते हैं कहाँ पे? पिरिमिडिन्स में। पिरिमिडिन्स में क्या होता है? कहीं पे साइटोसिन है, कहीं यूरेसिल है एंड क्या है? थायमीन है। ओके, तो जब हम इनका न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं तो क्या हो जाता है? जो ये होते हैं, देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। जो प्यूरिन्स हैं उनमें तो सीधा हम क्या करेंगे? सिन लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि एडिनोसिन, ग्वानोसिन। ओके, जब इनका न्यूक्लियोसाइड बनेगा। लेकिन जब जो पिरिमिडिन्स होते हैं, ठीक है, पिरिमिडिन्स जो होते हैं CUT, तो इनका जब हम क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? जैसे कि ये साइटोसिन है,
तो जो ऑलरेडी साइटोसिन है, ठीक है, तो इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, साइटिडीन, जैसे किसी का नाम बिगाड़ देते हैं ना, तो इसी तरीके से यूरेसिल है तो उसको हम क्या करेंगे, यूरिडिन, ठीक है। थायमिन है तो उसका हम क्या करेंगे, थायमीडिन, ठीक है, DIN ये लगा देंगे। तो किसी का नाम बिगाड़ना हो तो हम क्या करते हैं, समझ पा रहे हैं इस चीज को, अच्छे से समझते होंगे। तो यही ऐसे यहाँ पे करना है, साइटिडीन, यूरिडीन, थायमीडीन, क्लियर है। तो ये हो जाएंगे क्या, गुआनोसिन। तो अब आपको आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A and B बोथ, इसका मतलब इसका आंसर होगा D, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, गिव द नेम ऑफ बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप एंड न्यूक्लियोसाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो आप सबको पता है न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, जब इसके साथ क्या जुड़ जाए, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है, जब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, बताइए फटाफट। जैसे कि हमारे पास ये शुगर है, ठीक है, ओके, ये शुगर है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया, जैसे कि हमने यहाँ पे जोड़ दिया कुछ भी नाइट्रोजनस बेस, मैं ऐसे लिख देती हूँ, ओके। अगर ये क्या है, कौन सी शुगर है, राइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस बनानी है तो यहाँ से हम OH हटा देंगे, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगी तो ये H ही बचेगा, ओके। तो हम डीऑक्सीराइबोस शुगर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, HCH2OH, ये था। तो यहाँ पे जब हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, बताइए फटाफट से, कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है। इस तरीके से हमने कुछ बनाया था, याद आया कुछ, तो ये COP, कौन सा बॉन्ड बताया था मैंने, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फोएस्टर, ए ऑप्शन ही है। आगे आप देख सकते हैं फॉस्फोडाइएस्टर नहीं हो सकता, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, लिंकेज बिटवीन डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड एडेनिन, बताइए कौन सा होगा। इसमें एडेनिन, यहीं से समझ लेंगे, लिंकेज बताइए बिटवीन डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर मान लीजिए यही है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड एडेनिन, इसके बीच में कौन सी लिंकेज होगी। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस हम बता रहे हैं एडेनिन, जो कि क्या होता है, 2 रिंग का बना हुआ होता है एडेनिन। तो यहाँ पे N9 प्रेजेंट होता है, याद रखना, फटाफट आंसर दीजिए आप। तो इनके आंसर्स आपको पता चल गए होंगे आई थिंक, बताइए। ए है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज ये तो हो ही नहीं सकती। फॉस्फो एनहाइड्राइड लिंकेज नहीं हो सकती। N1C1 एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो आप बताइए यहाँ पे N9 है, ये क्या है, C1 है, ठीक है, कार्बन 1 2 3 4 5, ओके। तो यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 है उससे क्या जुड़ा हुआ है, एडेनिन में N9 जुड़ता है, मतलब जो 9th जो पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है वो C1 से जुड़ता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए, डी, मैंने खुद ने बता दिया, N9C1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लिंकेज बिटवीन राइबोस शुगर एंड pyrimidine क्या होगी, बताइए। pyrimidine कौन कौन से हैं हमारे पास, CUT, ठीक है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। तो आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइबोस शुगर की। राइबोस शुगर कब होती है, डीऑक्सीराइबोस कब लेते हैं, जब DNA होता है। RNA में कौन सी शुगर लेते हैं, राइबोस शुगर। तो कौन सी, यहाँ पे हम OH लगा दें, मतलब ऑक्सीजन को निकाले नहीं तो ये राइबोस शुगर बन गई, ठीक है, राइबोस शुगर एंड क्या बोला है,
पिरिमिडिन, इनमें से कोई भी पिरिमिडिन है तो पिरिमिडिन कौन सा लेंगे आपको पता होना चाहिए। आरएनए में क्या यूज करते हैं हम, थायमिन यूज नहीं करते, यूरेसिल यूज करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ये यूरेसिल ले लेंगे, थायमिन, तो ये क्या हो जाएगी, सॉरी थायमिन नहीं, यूरेसिल लेंगे तो इसमें जो N1 होता है कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पे N1 ये लिंक करता है इससे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कौन सी लिंकेज होगी इसमें। पहला दिया हुआ है N1C1 एन ग्लाइकोसिडिक, तो यही हो जाएगी N1C1 एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, और बाकी के आंसर्स गलत होंगे, तो मतलब इसका ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, गिव द बॉन्डिंग नेम बिटवीन डीऑक्सीएडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड फॉस्फेट। बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। तो देखिए मैं आपको सोल्व करके बताती हूँ, आप खुद से आंसर कीजिएगा। इनके कौन कौन से दिए हुए हैं ऑप्शन, N1C1 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, फॉस्फो एन हाइड्राइड बॉन्डिंग, ठीक है, ए एंड बी दोनों हो सकते हैं, या फिर नन ऑफ अबव, कोई भी नहीं है। तो आप फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा बी, फॉस्फो एन हाइड्राइड बॉन्ड। कैसे, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो डीऑक्सी में हमें यहाँ पे सिर्फ H ही रखना है क्योंकि ऑक्सीजन निकल जाता है। डीऑक्सीराइबोस बन गई। डाइफॉस्फेट, तो एक फॉस्फेट ग्रुप हमने यहाँ पे जोड़ दिया था, एक और जोड़ देते हैं। देखिए OH OH, ये डाई क्या हो गया, डाइफॉस्फेट, मतलब दो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ चुके हैं यहाँ पे। एंड अब हमें एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है। ठीक है, एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है, तो ये हमने लिया फॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो क्या होगा, ये भी एसिड है एंड ये भी एसिड ही है, इसका OH OH है। तो एसिड एसिड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हमने क्या बोला था, एनहाइड्राइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब फॉस्फोरिक एसिड है तो कौन सा एनहाइड्राइड बनेगा, फॉस्फो एनहाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये भी फॉस्फो एनहाइड्राइड, ये भी फॉस्फो एनहाइड्राइड है, और ये भी। ठीक है, ये कौन सा था, फॉस्फो एस्टर। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। डायमीटर ऑफ बी टाइप ऑफ डीएनए, जो बी टाइप ऑफ डीएनए है उसका डायमीटर क्या होता है। देखो मैंने एक आपको पॉइंट नहीं बताया उसमें कल वाले में, तो आज मैं आपको बता देती हूं कि जो हम डीएनए पढ़ते हैं, ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स सब पढ़ा हमने, उनके जो फीचर्स देखे, तो वो किसकी बात कर रहे हैं, हम बी टाइप ऑफ डीएनए की बात करें। तो टाइप ऑफ डीएनए आप नोट कर लीजिए, टाइप्स ऑफ डीएनए, उसके बाद ये क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको। टाइप्स ऑफ डीएनए में हमें देखना होता है क्या, ए टाइप, ठीक है, ए टाइप डीएनए, बी टाइप डीएनए, सी टाइप डीएनए एंड जेड टाइप डीएनए। ठीक है, अब ये जो है हमने पढ़ा था कि जो बी टाइप का डीएनए है वही पढ़ते हैं, तो ये सारे के सारे डीएनए क्या है, राइट हैंडेड कॉइल है। मतलब किस तरीके से ये टर्न किए हुए हैं, किस तरीके से मुड़े हुए हैं, राइट हैंडेड, राइट साइड में। ठीक है, बट जो जेड टाइप का जो डीएनए है ये वाला, ये है लेफ्ट हैंडेड कॉइल, ये लेफ्ट हैंडेड कॉइल है, तो ये आपको याद रखना है। एंड कितने टाइप के डीएनए हैं,
4 टाइप के हमें पढ़ने हैं और ये हम मेनली पढ़ते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में जानकारी ले ली है। ओके, ये चीज समझ में आ गई, बस इतना आपको याद रखना है। तो अब आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डायमीटर ऑफ बी टाइप ऑफ डीएनए, क्या है डायमीटर? तो आप सबको पता है क्या है, फटाफट आंसर दीजिए। ए है 2 नैनोमीटर, बी है 0.34 नैनोमीटर, सी है 2.2 नैनोमीटर एंड डी 10 नैनोमीटर। तो आप बताइए, ये हमारा डीएनए डबल हेलिक्स था, ठीक है। इसका डायमीटर, ये डायमीटर, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? वो हमने देखी थी 2 नैनोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड कोइल एंड विच टाइप ऑफ डीएनए इज राइट हैंडेड कोइल रिस्पेक्टिवली। बताइए फटाफट, अभी अभी हमने इसका आंसर देखा है, तो आप बता देंगे, इतने तो स्मार्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि लेफ्ट हैंडेड कौन सा है? जेड टाइप, एंड जो बी टाइप है वो क्या है हमारा? राइट हैंडेड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। गिव द नेम वेयर, ये थोड़ा गलत हो गया, आगे देखिए। इन प्रोकैरियोट्स डीएनए प्रेजेंट इन रीजन, बताइए प्रोकैरियोट्स में कहां पे डीएनए प्रेजेंट होता है? पहला आंसर है ए न्यूक्लियस, बी न्यूक्लियोलस, सी न्यूक्लियोइड एंड डी ए एंड बी। बताइए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो हम सबको पता है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। और हमने एक बात बताई थी आपको कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है वो एक स्पेसिफिक रीजन होता है, उसको एक नाम दिया जाता है न्यूक्लियोइड। जैसे ये कोई रीजन है, यहाँ पे इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट है, तो यह इस एरिया को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोइड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देख लीजिए, आंसर हो जाएगा इसका सी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर ऑफ बी टाइप डीएनए, क्या होता है? 2 बेस पेयर की बात कर रहे हैं, जैसे एक बेस पेयर ए टी, ठीक है। इसी तरीके से G3 हाइड्रोजन बॉन्ड से इससे जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके के जो बेस पेयर होते हैं, कुछ भी मान लीजिए C G A T, ठीक है, इस तरीके से ये बेस पेयर्स हैं। तो इनके बीच में 2 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब जो 2 बेस पेयर हैं, जैसे एक तो ये हो गया, कोई भी 2 जो बिल्कुल एडजेसेंट है, पास पास है, एक ये हो गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है ये बताइए। मतलब 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर्स क्या क्या दिए हुए हैं? ए है 0.34 नैनोमीटर, बी है 0.34 एंगस्ट्रॉम एंड सी 3.4 नैनोमीटर एंड नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा? तो आप सबको पता है एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से इन चीज़ों को समझना है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब जो 2 ये बेस पेयर हैं, एक बेस पेयर ये, एक बेस पेयर ये, इनके बीच की दूरी कितनी है, कितनी लेंथ है इनकी? हमने पढ़ा था 0.34 नैनोमीटर। ओके, अगर हम एंगस्ट्रॉम में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, अगर हमें एंगस्ट्रॉम में बात करना है तो उसका आंसर क्या होगा? अगर एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ होता है तो क्या हो जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो आप इसको याद रख लीजिए पहले, ठीक है। एंगस्ट्रॉम अगर किसी को याद नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई सिंपल है, वैसे याद हो जाना चाहिए, इतना तो छोटा सा है। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वानिन एंड एडेनिन आर, क्या है ग्वानिन एंड एडेनिन? बताइए। एजी क्या है? दोनों प्यूरिन्स हैं, सिंपल है, आप बता देंगे। तो इसका आंसर होगा ए, प्यूरिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेसिल प्रेजेंट इन, बताइए किसमें प्रेजेंट होता है यूरेसिल? डीएनए में होता है, या फिर आरएनए में होता है, या फिर आरएनए एंड डीएनए दोनों में होता है? बताइए, या फिर सब में मिलता है? मतलब सारे आंसर ठीक है, बताइए। तो आप सबको पता है यूरेसिल किस में मिलता है? सिर्फ हमें आरएनए में मिलता है। ओके, यूरेसिल आरएनए में मिलता है, डीएनए में नहीं होता है।
क्योंकि डीएनए में क्या यूज करते हैं, डीएनए में हम थायमीन यूज करते हैं, जबकि आरएनए में क्या लिख रही हूँ, आरएनए, इसमें हम यूरेसिल यूज करते हैं, ये यूज नहीं करते। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल इज गिवन बाय द साइंटिस्ट, गिव द नेम, बताइए फटाफट नेम क्या है। ए मिशर, बी मेंडल, सी विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, डी है वॉटसन एंड क्रिक। जल्दी से बताइए, याद हो गया होगा वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, डी होगा इसका आंसर। गिव द नेम ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। ये शुगर, ठीक है, ये शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस एंड यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से दूसरा न्यूक्लियोटाइड, आपके माइंड में ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाना चाहिए अब तक कि क्या क्या हमने पढ़ लिया, ठीक है। इनके बीच में जो थर्ड है ये कार्बन C3, यहाँ से OH होता है, ठीक है, और इसका जो P है यहाँ से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। आप सबको पता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्या बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यही बनता है PO, इस तरीके से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसको डिटेल में हमने पढ़ लिया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं चलिए बना देती हूँ एक बार, थोड़ा सा अच्छे से और क्लियर हो जाए। तो देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास शुगर थी, राइबो शुगर लें या फिर डी ऑक्सी राइबो शुगर लें, कोई भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे डी ऑक्सी राइबो शुगर ले लेते हैं, ओके, OH, एंड यहाँ पे जो दूसरी, ये भी OH। तो इसका जो थर्ड कार्बन है ऊपर वाले का, यहाँ पे जो OH ग्रुप होता है, ये कनेक्ट होता है कहाँ से, जो यहाँ पे फॉस्फेट जो ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 5 होती है, यहाँ होती है कार्बन नंबर 5 CS2 P, सॉरी, O P डबल बॉन्ड O OH एंड OH, इस तरीके से लेते हैं। तो क्या होगा, ये इस तरीके से OH एंड ये H निकल जाएगा एंड इसके बीच में बन जाएगी बॉन्डिंग। तो ये जो बॉन्ड हो जाएगा O एंड यहाँ पे CS2 है, CH। तो ये होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एक तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये हो गया, दूसरा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच ऑफ बी टाइप ऑफ डीएनए क्या होगी, पिच ऑफ डीएनए। पिच क्या होती है, जो वन टर्न होता है, वन टर्न, वन कोइल मीन्स, तो वन कोइल क्या होगा, जैसे कि यहां से एंड यहां तक की दूरी, ठीक है, ये एक कोइल हो गया। तो इसके अंदर कितने, क्या बोला, इसकी लेंथ क्या होती है, इसको हम बोलते हैं पिच ऑफ डीएनए, पिच ऑफ डीएनए, जो कि क्या होती है, बी टाइप ऑफ डीएनए हम पढ़ते हैं, फटाफट बताइए। ABCD क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 3.4 नैनोमीटर, जो कि आंसर है बी, ओके, 3.4 नैनोमीटर। इसी को अगर हमें कन्वर्ट करना है एंगस्ट्रोम में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हो जाएगा 34 एंगस्ट्रोम। क्लियर है, याद रहेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बेस रेशियो indicating stability of DNA if increase in GC pair। मतलब क्या हुआ, पहले क्वेश्चन को समझिए कि जो बेस रेशियो है, जो कि हमने पढ़ा है बेस रेशियो, तो वो क्या इंडिकेट करता है, स्टेबिलिटी डीएनए की कब इंक्रीज होती है, जब क्या हो, जीसी पेयर इंक्रीज हो जाए, या फिर जीसी पेयर डिक्रीज हो जाए, या फिर इंक्रीज इन एटी पेयर और डिक्रीज इन एटी टीए पेयर, एटी पेयर जो भी है, ठीक है। तो क्या होगा, आपको पता है बेस रेशियो क्या था, A प्लस टी G प्लस C इज नॉट इक्वल टू 1,
ठीक है, यही है बेस रेशियो। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो AT एंड GC का रेशियो है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है, नहीं होता है, तो ये बेस रेशियो होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितना G एंड C का अमाउंट ज्यादा होगा, मतलब ये जितना ज्यादा होगा उतना ही जो DNA है वो स्टेबल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन GC पेयर। जिस DNA में GC ज्यादा होंगे वो उतना ही स्टेबल DNA होगा, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका आंसर पता चल गया पहले वाले का, 16 का आंसर हो जाएगा A। ओके, नेक्स्ट है द स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या करेक्ट होगा आपको बताना है। रेशियो ऑफ एडेनिन टू थायमिन एंड द ग्वानिन टू साइटोसिन रेशियो इज इक्वल टू 1 एंड कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू। किसके अकॉर्डिंग ये रेशियो, ये जो स्टेटमेंट बोला गया है ये करेक्ट है, तो किसके अकॉर्डिंग है बताइए फटाफट। मतलब क्या है, A इज इक्वल टू T, C इज इक्वल टू G, ठीक है। एंड क्या बोला गया है, इसका मतलब क्या होगा, A अपॉन T इज इक्वल टू C अपॉन G इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स A प्लस C G। ठीक है, T प्लस C इज इक्वल टू 1 और कांस्टेंट किसके लिए है ये, हमने पढ़ा था ये कि क्या होता है, चार्ज ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ज ऑफ C, ठीक है। मेंडल ने नहीं बोला, मिशर ने नहीं बोला, एंड बेस रेशियो भी ये नहीं बताता, तो ये क्या है, चार्ज ऑफ रूल है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है 1 टर्न, या फिर जिसको हम कॉइल बोल रहे हैं, 1 कॉइल और B टाइप ऑफ DNA हैज नंबर ऑफ बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। जो ये 1 टर्न है, ये एक टर्न है, इसके अंदर कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 1 कॉइल या फिर 1 टर्न, 1 या फिर बोल सकते पिच ऑफ DNA, इसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, नंबर कितने होते हैं इनके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसमें होते हैं 10 बेस पेयर्स, या फिर कितने दिए हुए हैं, 20 बेस पेयर, 12 बेस पेयर, 18 बेस पेयर। तो आपको पता है ये, तो अगर आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्या है, 10 बेस पेयर्स, ठीक है। अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है तो प्लीज लेक्चर्स को जरूर देखिए, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 19 है 2 डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड चेन आर प्रेजेंट इन B टाइप ऑफ DNA शोइंग विच टाइप ऑफ पोलैरिटी। इसका मैंने आंसर एक ही लिख दिया है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो अच्छे से इसको देखना है क्या किस फैशन में प्रेजेंट होते हो, एंटी पैरेलल पोलैरिटी इनके अंदर होती है। मैंने और ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, तो ये इसका आंसर डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP, ठीक है, एंड यूरिडीन मोनोफॉस्फेट आर डिफरेंशिएट एट विच कार्बन ऑफ सुगर। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि जो देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। DNA एंड RNA, अच्छे से समझाती हूँ आपको, किससे मिलके बनता है। इसमें भी क्या होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, यही है। इसमें भी क्या है, शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजिनस बेस। इसी तरीके से हम जोड़ते हैं, तो मैंने ऐसे लिखा है। अब देखो इसमें बोला क्या गया है, डीऑक्सी एडिनोसिन। डीऑक्सी एडिनोसिन मतलब शुगर है वो क्या है, डीऑक्सी एडिनोसिन, मतलब यहाँ पे एडिनिन है एंड शुगर, इन दोनों को मिला के न्यूक्लियोसाइड बन गया, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक फॉस्फेट मोनोफॉस्फेट हो गया।
दूसरी बात क्या बोली है, यूएमपी, यूरिडीन, यूरिडीन मतलब इन दोनों को मिला के क्या बना है, यूरिडीन। तो इसमें डीऑक्सी हमने नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है, कौन सी शुगर होगी, राइबो शुगर। तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ये मोनोफॉस्फेट मतलब एक फॉस्फेट। इनमें क्या डिफरेंस है, तो आपको पता है डीऑक्सी राइबो शुगर में जो सेकंड कार्बन होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ H होता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर है। ये है सेकंड कार्बन, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 1। ओके, ये डीऑक्सी राइबो शुगर है। इसी तरीके से ये राइबो शुगर है। आपको पता है वैसे भी कि जो आरएनए होता है उसमें राइबो शुगर ही हम लेते हैं, CH2OH HOH H। तो देखो इसमें बोला क्या गया है कि किस कार्बन नंबर पे ये डिफर करते हैं एक दूसरे से, मतलब जो है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट किस कार्बन पे करते हैं डिफर, मतलब जो शुगर है उसकी किस कार्बन पे डिफर करते हैं, कौन सी कार्बन है जो कि इनमें सिमिलर नहीं है। तो हम देख सकते हैं जो कार्बन नंबर 2 है इसमें और इसमें, तो ये इसमें H है, यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन का इन दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो कार्बन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाती हूँ बोर्ड पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। कि क्या बताया गया, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसमें 20% साइटोसिन है। लिख लीजिए फटाफट कि ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, इसको खोल के लिख लेती हूँ इस तरीके से, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें 20% साइटोसिन है। साइटोसिन कितना है, C है हमारे पास 20%। ठीक है, जो कि क्या है, साइटोसिन क्या होता है, पिरिमिडिन होता है। पिरिमिडिन है कितना है, 20% है, टोटल का 20%। तो अगर हम टोटल जो बेस पेयर हैं इसमें लगे हुए हैं, टोटल अगर हम ले लेते हैं 100 बेसिस नाइट्रोजिनस बेसिस हमने ले लिए 100। इसका मतलब क्या हुआ, 50 इसमें प्रेजेंट होंगे तो 50 इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। टोटल हमारे पास 100 है तो 50 अगर इसमें प्रेजेंट है एक स्ट्रैंड में तो 50 दूसरे में भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हमें पता है हमारे पास जो साइटोसिन है वो कितने हैं, 20% है, टोटल का 20%। तो मान लीजिए जितने C होंगे उतने उसके कॉम्प्लीमेंट्री G तो होंगे। इतना तो आपको पता है कि अगर साइटोसिन आ जाता है तो उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है ग्वानिन वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये भी पता है। तो मतलब अगर ये 100 है, टोटल कितना है, टोटल 100 है, तो जिसमें से जो GC जो होगा, मतलब जो GC का जो बेस पे होगा वो कितना हो जाएगा, C 20 है तो G भी 20 ही होगा। ओके, तो G भी कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, ये क्या है, प्यूरिन, मतलब प्यूरिन एंड पिरिमिडिन का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, ये आपको पता है। ठीक है, इनका रेशियो इक्वल है, मतलब अगर जहां पे C आएगा वहां पे G भी आएगा, जहां पे A आएगा वहां पे T भी आएगा ही आएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या है, प्यूरिन है, ये पिरिमिडिन है। तो इस तरीके से हम इनका क्या कर रहे थे, टोटल करते हैं। तो C प्लस G क्या हो गया, कितने आ गए हमारे पास, 20 प्लस 20 कितने आ गए, 40। मतलब जो GC जो बेस पेयर है वो हमारे पास आ गए कितने, 40। तो टोटल 100 में से हम 40 माइनस कर देते हैं तो ये बच गए 60। अब 60 ऐसे बेस पेयर होंगे, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, A एंड T प्रेजेंट होंगे, AT जुड़े हुए होंगे। तो ये कितने आ गए हमारे पास, 40। इस तरीके से मतलब 20 इसमें होंगे तो 20 इसमें होंगे। क्लियर है? टोटल हमारे पास 40 आ गए GC पेयर। अब देखना है हमें 60 बच गए, 100 में से हमने माइनस किया, 60 80 पेयर होंगे, मतलब AT इस तरीके से इनका पेयर होगा, AT
ये कितने होंगे? टोटल 60 होंगे। मींस अगर हमारे पास 100 है, 100 में से 40 हमने निकाले, 60 बचे, 60 में से ये दोनों प्रेजेंट हैं, तो क्या हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि जितने ये प्रेजेंट होंगे इन दोनों में, ये मतलब इक्वल अमाउंट होगा। जैसे कि जीसी का अमाउंट इक्वल हुआ था, इसी तरीके से इनका भी अमाउंट इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो मतलब ए क्या होगा? ए होगा 30, इसी तरीके से जो टी होगा वो भी 30। तो हमें पूछा क्या गया है? ए पूछा गया है, एडिनिन। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 30। समझ पा रहे हैं? मतलब प्यूरिन एंड पिरिमिडिन का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। जितना अमाउंट प्यूरिन का होगा किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, उतना ही प्यूरिन होगा, उतना ही पिरिमिडिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इनके जो बेस पेयर हैं, कि मतलब जितने G80 होंगे, 80 बेस पेयर, उतने ही GC होंगे, ये कंफर्म नहीं है। समझ पा रहे इस चीज को कि A के साथ T आएगा, मतलब जितना प्यूरिन होगा उतना ही अमाउंट में पिरिमिडिन होगा। लेकिन ये जो बेस पेयर बन जाते हैं, ये कंफर्म नहीं है कि जितने 80 बेस पेयर होंगे उतने ही GC प्रेजेंट होंगे, ये कम ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे 60 बेस पेयर किसके आगे थे? बेस पेयर 60 बेसिस किसके आगे थे? बेसिस हैं 60 बेसिस हमारे पास आगे थे किसके? 80 के। ठीक है, 80 का अमाउंट, टोटल अमाउंट आया था, एंड GC का टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आया था? 40। समझ पा रहे इस चीज को? तो इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, मतलब टोटल हमारे पास कितना है? 100 है। 100 में से में हम क्या कर देंगे? जितना C होगा उतना ही G होगा, तो इन दोनों का टोटल कर देंगे एंड माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल किसका आ जाएगा? 80 का टोटल आ जाएगा। 80 का टोटल को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोनों का अमाउंट इक्वल होता है, तो 30-30 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 30% ये प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, इफ 600 nitrogenous bases present in double stranded DNA, calculate the length of DNA। क्या लेंथ होगी? देखिए हमारे पास क्या है, कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसमें क्या गिवन है? नाइट्रोजिनस बेसिस 600 नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस क्या है? 600। ठीक है, ये क्या है? बेसिस दिए हुए हैं, पेयर नहीं है। तो इसके पेयर्स कितने हो जाएंगे? मतलब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो इसमें 600 नाइट्रोजिनस बेसिस है टोटल। तो पेयर कितने हो जाएंगे? मतलब पेयर में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो ये पेयर कितने हो जाएंगे? बेस पेयर कितने हो जाएंगे? 300 बेस पेयर। अब पूछा गया है कि इसकी लेंथ क्या होगी, बताइए। अगर आपको बेस पेयर पता होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस पता है, तो आप बेस पेयर निकाल सकते हैं, उनके हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो आप डीएनए की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ डीएनए होता है बेस पेयर इनटू 0.34 नैनोमीटर। ये क्या है? ये हमें पता है कि देखो इनके बीच की जो कॉन्सिक्यूटिव जो बेस पेयर होते हैं, जो एडजेसेंट बेस पेयर हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर। ओके, तो हमें इनके नंबर्स पता हैं कि कितने बेस पेयर प्रेजेंट हैं, और इनके बीच की दूरी पता है, तो हम इस कंप्लीट डीएनए की लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर, ठीक है, नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ डीएनए आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 300 इंटू 0.34 नैनोमीटर। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2, ठीक है, ये हो जाएगा नैनोमीटर, इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से आप और भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। एंड जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं, वैसे मैंने आपको आंसर बता दिए हैं, लेकिन इनकी आंसर की है, आप देख लीजिए, मिला लीजिए। आई होप आपने कमेंट किया होगा। मैं
उसका नेक्स्ट लेक्चर में नाम जरूर लूंगी, अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया होगा, और अगर किसी ने नहीं किया होगा तो फिर किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आज का हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए कि जो डीएनए है हमारा, जो कि 2.2 मीटर लॉन्ग है, उसको 10⁻⁶ मीटर के जो न्यूक्लियस है उसमें किस तरीके से फोल्ड करके रखें, मतलब पैकेजिंग उसकी कैसे करें, किस तरीके से उसको पैक करें, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत सिंपल तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।